दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर से उबाल पर है। चुनावी चौसर बीत चुकी है, मोहरे सज चुके हैं और पासे फेंकने की तैयारी चरम पर है। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार की यह आखिरी पारी होगी? क्या चिराग पासवान की रणनीति एनडीए को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे या फिर से नंबर 2 की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी होगी पोबारा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की बदलती सियासी हवा की, उसके पीछे के आंकड़ों की और उस फैसले की जो चुनाव से पहले किए गए हैं और जिनका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है या नहीं, यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। सबसे पहले बात नीतीश कुमार सरकार के उस फैसले की जिसने महिला वोटर्स के वर्ग को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। पहले 35% आरक्षण का लाभ किसी भी राज्य की महिलाओं को मिलता था, लेकिन अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। यह फैसला साफ तौर पर यह संकेत देता है कि नीतीश कुमार की निगाहें महिला मतदाताओं पर है। सवाल यह है कि क्या ये फैसला महिलाओं को लुभाने में कारगर साबित होगा या ये बाकी राज्यों की महिलाओं के लिए भेदभाव का प्रतीक बनेगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार ने दिव्यांगों के लिए दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लागू की है, जिसमें बीपीएससी या यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए 50,000 और इंटरव्यू के लिए 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन क्या यह योजना वास्तविक रूप से दिव्यांगों के लिए समस्याओं का समाधान करेगी या सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप बनकर रह जाएगी? अब बात करें युवा वोटर्स की, तो सरकार ने पहली बार बिहार युवा आयोग के गठन का ऐलान किया है। यह ऐलान उस वक्त हुआ है जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव जीतने पर युवा आयोग बनाने का वादा किया था। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी की संभावनाओं को कमजोर करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं? कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मोहर लगी, जिसमें कृषि क्षेत्र से लेकर शिक्षा और शहरी गैस नीति तक कई अहम फैसले लिए गए। उदाहरण के लिए मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए 46.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि मानसून कमजोर रहने की स्थिति में किसानों के लिए डीजल अनुदान योजना लागू की जाएगी, जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं कृषि संकट का स्थायी समाधान पेश करेंगी या फिर ये केवल चुनावी राहत घोषणाएं हैं। बात यही खत्म नहीं होती। बिहार विधानसभा चुनाव की संभावित तारीख दिवाली और छठ के आसपास बताई जा रही है, जब करीब 3 करोड़ प्रवासी मजदूर राज्य में लौटते हैं। यह संख्या चुनावी गणित में भारी बदलाव कर सकती है। इस वर्ग को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। दोस्तों, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक विस्तृत योजना बनाई है, जिसमें देश के 150 जिलों में प्रवासी बिहारी मजदूरों से संपर्क साधा जा रहा है। सवाल यह उठता है, क्या बीजेपी का यह अभियान प्रवासियों के दिल जीत पाएगा या ये केवल एक चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा? बीजेपी इन प्रवासी मजदूरों की जानकारी एक ऐप पर अपलोड कर रही है, जिसमें नाम, पता, विधानसभा, जाति सब शामिल है और बीजेपी समर्थक होने की जानकारी भी शामिल है। इसका मकसद है कि प्रवासी समय रहते वोट डालने के लिए बिहार लौटे। सवाल यह है कि क्या मतदाता सिर्फ संपर्क और डेटा से प्रभावित होंगे या उन्हें नीतिगत बदलाव और भरोसे की जरूरत है? इसी बीच चिराग पासवान ने एक बार फिर से बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 243 में से हर सीट पर वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हालांकि वे अब भी एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। इसका मतलब है कि वे अपने उम्मीदवार उतारे या नहीं, लेकिन हर सीट पर कैंपेन जरूर करेंगे। ये बयान बीजेपी और जेडीयू दोनों को असहज करता है। सवाल है कि क्या चिराग का यह कदम एनडीए को फायदा देगा या 2020 की तरह नुकसान पहुंचाएगा? 2020 में चिराग पासवान ने
जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया था। नतीजा यह रहा कि जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गया। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहकर चिराग ने पार्टी के लिए 30 सीटों का फायदा सुनिश्चित किया। चिराग की अपील खासतौर पर युवाओं में है, क्योंकि वे खुद को बिहार के युवाओं की आवाज बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये केवल एक युवा वोटरों पर भरोसा करना एक समझदारी भरा कदम होगा? इस चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी रेलवे परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें नई ट्रेनें और 3 बड़ी लाइन डबलिंग परियोजना शामिल है। सवाल यह है कि क्या यह योजनाएं मतदाताओं को लुभाने में असरदार होंगी या मतदाता इन्हें चुनाव से पहले की मिठाई समझकर नजरअंदाज कर देंगे। अब आते हैं ओपिनियन पोल पर। यह बड़ी बात है दोस्तों। इंक इनसाइट के ओपिनियन पोल में एनडीए को 48.9% वोट मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि महागठबंधन को 35.8% वोट मिल सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा तेजस्वी यादव है, जिन्हें 38.3% लोगों ने पसंद किया है, जबकि नीतीश कुमार को सिर्फ 35.6% लोग चाहते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या लोग तेजस्वी को पसंद करते हैं लेकिन वोट एनडीए को देंगे? क्या ये नरम रुख कठोर समर्थन की रणनीति है? सर्वे में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया है, जिसमें 51.2% लोगों ने प्रमुख समस्या माना। इसके बाद महंगाई, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाएं जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार ने इन समस्याओं का समाधान किया है या मतदाताओं को सिर्फ घोषणाओं के सहारे छोड़ दिया है? जातीय समीकरणों की बात करें तो यादव, मुस्लिम और अनुसूचित जनजातियां महागठबंधन के साथ है, जबकि कुर्मी, कोरी, कुशवाहा और पासी, हिंदू, उच्च जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनडीए के साथ दिखाई देते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि जातीय ध्रुवीकरण साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन क्या यह ध्रुवीकरण वोट में तब्दील होगा या फिर लोग जाति से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट देंगे? सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि 60 साल से ऊपर के 53% लोग एनडीए को पसंद कर रहे हैं, जबकि 18 से 29 के 47.3% युवा भी एनडीए के साथ है। लेकिन क्या युवाओं के लिए केवल रोजगार के वादे ही काफी है या उन्हें ठोस मौके भी चाहिए? आखिरी लेकिन बेहद अहम सवाल दोस्तों, क्या बिहार में एक बार फिर से वही चेहरा लौटेगा जो पिछले 20 साल से सत्ता में किसी न किसी रूप में रहा है, या फिर बिहार नए नेतृत्व को गले लगाएगा? इस पूरे विश्लेषण से साफ होता है कि बिहार की सियासत में कई परतें हैं। नीतीश कुमार की नीतियां, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता, चिराग पासवान की रणनीति, बीजेपी की प्रवासी योजना और जनता की वास्तविक समस्याएं। अब फैसला जनता को करना है कि इन दावों, योजनाओं और वादों में से कौन आपको भरोसेमंद लगता है, कौन सिर्फ दिखावा करता है। और चलते चलते बस इतना पूछना चाहूंगा, क्या बिहार एक बार फिर से वही चेहरा चुनेगा या इस बार कुछ नया होगा? दोस्तों, बिहार के चुनावी घमासान पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।